both the electric field and magnetic field, the energy density in electric field is UE given by half epsilon naught E RMS का square, and the energy density in the magnetic field UB is equal to B RMS का square upon 2 mu naught, and the total energy density is given by, this is total energy density. एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी में मतलब एनर्जी, बट एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो दिस टोटल एनर्जी U इज इक्वल्स टू UE प्लस UB, दिस इज गिवन बाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट E RMS का स्क्वायर प्लस 1/2 B RMS स्क्वायर अपॉन 2 mu नॉट. ओके नेक्स्ट. अब थोड़ी सी रिफ्रैक्शन की बात कर लें. कल मैंने आपको बताया था कि v speed of light is equal to speed of light in air, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू c by v. याद आया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू c by n. yes or no? what is n? n is called refractive index. n is called refractive index. तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फंडा लगता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मीडियम दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम दैट इज कॉल्ड c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. समझ गया ना? तो स्पीड वैक्यूम में तो c होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, बट वैक्यूम से जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाएंगे उनकी स्पीड कम हो जाएगी. ओके, सो व्हाट वी कैन राइट, प्लीज राइट, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, when electromagnetic waves passed from one medium to the another medium, its frequency is not changed. मतलब पहले फ्रीक्वेंसी f थी, बाद में भी फ्रीक्वेंसी f ही रहेगी. मीडियम के बाहर फ्रीक्वेंसी f थी और मीडियम के अंदर भी फ्रीक्वेंसी f ही रहेगी. बट द वेवलेंथ वुड बी चेंज. अगर मीडियम के बाहर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लैम्डा थी तो मीडियम के अंदर क्या हो जाएगी? लैम्डा बाई n. n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. और वेवलेंथ चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि v में v अगर v था पहले तो अंदर जाकर के क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू v बाई n. बाहर अगर c था या c कह लो, मीडियम के बाहर c था तो अंदर जाके क्या हो गया? c बाई n. c बाई n को अपन ने v मीडियम बोल दिया. c अगर बाहर c था तो अंदर जाके c बाई n हो जाएगा. ओके, वेयर व्हाट इज n? n is called refractive index of the second medium with respect to first medium. पहले मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव क्वांटिटी है ना बेटा, तो अपन सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में नापते हैं. ठीक है ना? तो या तो n is the refractive index of the second medium with respect to 2. so this may be said 1 mu 2. इसको फिजिक्स में 1 mu 2 भी बोलते थे 10th क्लास तक में. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम with respect to refractive index of the first medium. Here it is termed as n. चलो, then the direction of propagation of electromagnetic wave is perpendicular to the electric field and magnetic field. और दोनों के परपेंडिकुलर जो फील्ड प्रोपोगेट होता है उसकी डायरेक्शन कैसे देंगे हम? E क्रॉस B. E और B के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? E क्रॉस B. तो लिख लीजिए, the direction of propagation of electromagnetic wave is in the direction of vector E cross B. The direction of propagation of electromagnetic wave is in the direction of E cross B. Is in the direction of E cross B. चलिए, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट था मेरी नज़र में इस बार आने का, यही लग रहा है. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 4-5 प्रॉपर्टी लिखने को आती हैं, बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा इसको. आइए कुछ न्यूमेरिकल हो जाए इसके, चैप्टर मन में बैठेगा. न्यूमेरिकल करने से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है. चलिए, थ्योरी कितनी पढ़ लो, फिजिक्स तभी घुसती है जब न्यूमेरिकल कर लेते हैं. चलिए देखिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहा हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 वोल्ट पर मीटर. भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी गई है दैट इज 30 वोल्ट पर मीटर. ये दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी. कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब बेटा आपको यहाँ पे ये दिया गया है ई नॉट, ई दिया होगा क्योंकि आपसे बी पूछा जा रहा है तो बी नॉट निकालना है आपको. सो वी नो यार कि फॉर्मूला होता है हमारे पास सी इज इक्वल टू होता है ई नॉट बाई बी नॉट. तो बी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा यार? ई नॉट बाई सी. ना सी हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा.
ये ऊपर ये नीचे, तो ई नॉट की वैल्यू क्या दी गई बेटा 30 वोल्ट पर मीटर, बोलो यस। और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। 3 से कितने बार गया 10 बार, तो लियो भाई ऊपर आ गया कितना 10 इंटू 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, तो 8 निगेटिव एक पॉजिटिव बचा कितना 10 की पावर -7 टेस्ला। लिख लो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड आया 10 की पावर -7 टेस्ला, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इज 3 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। कह रहा है जो एम्पलीट्यूड दिया गया है वाई डायरेक्शन में, मतलब एम्पलीट्यूड जो होता है बी नॉट होता है, बी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, बी नॉट की वैल्यू दी गई है वाई एक्सेस में 3 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया एम्पलीट्यूड एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन हम बाहर की तरफ यूजुअली लेते हैं, बोर्ड से बाहर की तरफ, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया दैट इज ई नॉट, दैट इज ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू दी गई है कितना 30 वोल्ट पर मीटर, नहीं मैंने पिछले क्वेश्चन का लिख दिया। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन इज 90 वोल्ट पर मीटर, सॉरी 90 वोल्ट पर मीटर, यस। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल ऑफ द वेव। हाँ, आपको बताना है कि स्पीड बतानी है, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल ऑफ द वेव तो बहुत ही सिंपल है, दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो वेव जो जाएगी वो किस में जाएगी, एक्स एक्सिस में जाएगी। अब सी निकालना है, तो सी का फॉर्मूला होता है ई बाई बी, ई नॉट बाई बी नॉट, तो ई नॉट और बी नॉट की वैल्यू रख दो यार। तो ई नॉट कितना है 90 है, और बी नॉट कितना है 3 इंटू 10 की पावर -7। तो चलो काटो इसको, 3 से गया कितने बार बेटा 30 बार, और 30 ऊपर जाके 10 की पावर 7 हो जाएगा, ना 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 बेटा -7 ऊपर जाएगा +7 होगा, एक जीरो को मर्ज कर दो, सो दैट योर आंसर विल बी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। राइट इट डाउन। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब ये वैक्यूम में ही ट्रेवल कर रही है, इससे ये बात भी पता चल रही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो स्पीड ऑफ वेव पे लिखिए, वेव स्पीड पे डिपेंड कर रहा है अगला क्वेश्चन, वेव स्पीड पे रिलेटेड है। तो स्पीड वेव का फॉर्मूला क्या होता है, वेव की स्पीड, यू नो बच्चों, वेव स्पीड, स्पीड ऑफ वेव, वेव किस स्पीड से जा रही है, स्पीड ऑफ द वेव इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा ये मान लो कोई वेव प्रोपोगेट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कोई प्रोपोगेट हो रही है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जब ये चलती है तो एक टाइम पीरियड में इसकी डिस्टेंस कितनी बनती है लैम्डा, और एक टाइम पीरियड का इसका टाइम कितना बनता है, 1 टाइम पीरियड के टाइम को बोलते हैं कैपिटल टी। तो चलो क्या बनेगा फॉर्मूला बेटा, स्पीड v इज इक्वल टू बनेगा लैम्डा बाई टी। बेटा लैम्डा इंटू इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी, तो ये क्या बन गया 1 बाई टी को क्या बोलते हैं अपन न्यू, तो फॉर्मूला क्या बन गया v इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, समझ गए ना, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो स्पीड वेव की स्पीड जो होती है बेटा, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड जो होती है वो v इक्वल टू न्यू लैम्डा से निकाली जाती है, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। जो क्रस्ट टर्फ की फॉर्म में जो वेव्स चलती है उनकी स्पीड निकाली जाती है v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा की फॉर्म में। डन, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा की फॉर्म में। बट अपन को पता है कि अगर अपने पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में जो चलती है वो किसकी स्पीड से चलती है, c से, तो बेटा फॉर्मूला बन जाएगा c इक्वल टू न्यू लैम्डा। नोट कर लो बेटा, EM वेव के लिए फॉर्मूला बनेगा c इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो इससे चाहे तो आपको c निकलवा ले, चाहे तो न्यू निकलवा दे, चाहे तो लैम्डा निकलवा दे, कुछ भी आप निकाल सकते हो, समझ गए ना। चलो क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ अ सोडियम लाइट इज 5890 एंगस्ट्रॉम। एक सोडियम लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 5890 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा लैम्डा दिया है 5890 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा सबसे पहले एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लो, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं ये जान लो बेटा, 5890 इंटू 10 की पावर -10 मीटर ये होते हैं। सोडियम लाइट है, कह रहा कैलकुलेट इट्स फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करो अगर लाइट की स्पीड दी गई है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि c इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो c अपॉन लैम्डा, हाँ c बाई लैम्डा, c बाई लैम्डा ना बेटा। चलिए तो c की वैल्यू है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5890 इंटू 10 की पावर -10। बड़ी गजब फ्रिक्वेंसी आने वाली, ऊपर चले जान दो, तो 10 की पावर 18 हो जाएगा।
सब कुछ सॉल्व करो बेटा तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू इक्वल टू 5.09 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। नोट कर लीजिए, तो 5.09 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। चलो बढ़िया है, सफलता के बढ़ते कदम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या चिल्ला रहा है भाई? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रोवेव इज 30,000 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है माइक्रोवेव की 30,000, ऊपर से मेगा, मेगा मतलब 10 की पावर 6 और हर्ट्ज, मेगा मतलब 10 की पावर 6, 30,000 मेगाहर्ट्ज। कह रहा वेवलेंथ निकालो। अब भैया माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब तक कोई मीडियम नहीं दिया गया तो किस स्पीड से चलती है? सी से। तो भैया सी इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, निकाला गया है, लैम्डा पूछा गया है तो लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, न्यू की वैल्यू 30,000 ये रख दिया मैंने। मैं एक काम करता हूँ, जुगाड़ से 2 जीरो इसको दे देता हूँ, तो यहां बन गया 300 इंटू 10 की पावर 8। तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, तो बेटा 3/300, 3/300 मतलब हुआ बेटा 1/100। बोलो यस। तो लैम्डा इक्वल टू 1/100, तो सॉल्व कर लो, कितना हुआ? 0.01 मीटर। लिख लो लैम्डा इक्वल टू 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर। 1/100 मीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर, ठीक ना? 0.01 मीटर की वेवलेंथ होगी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इन वैक्यूम इज 6000 एंगस्ट्रॉम। अब लाइट है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है। द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज इन वैक्यूम इज 6000 एंगस्ट्रॉम। दी गई है वेवलेंथ लाइट की 6000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन ग्लास। तो कह रहा है कि ग्लास में आपको निकालनी है वेवलेंथ कितनी होगी। तो लैम्डा आपको ग्लास निकालना है कि ग्लास में जब ये लाइट जाएगी तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, और दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी इन ग्लास। तो भैया फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज होती नहीं, चाहे तुम ग्लास में भेज दो चाहे तुम कहीं भेज दो, समझ गए ना? तो भाई चलो फार्मूला लगाओ, सी इक्वल टू क्या होता है बेटा? न्यू लैम्डा। ये जो वेवलेंथ दी गई है ये जो एयर में है वेवलेंथ मतलब वैक्यूम में है, तो सी इक्वल टू, अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना? 10 की पावर -10। सॉल्व करो, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 में से 3 जीरो जाएंगे तो कितना बचेगा? 10 की पावर -7। बोलो यस। 3 से 6 काट दो यार, कितने बार? 2 बार। बोलो यस। 3 से 6 कट गए 2, तो नीचे आ गया 1/2 और ऊपर देखो 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा? 8 + 7 14 हो जाएगा, 10 की पावर 14। 10 की पावर 14 से एक 10 छुड़ा लो, 10 की पावर 14 सही है। 8 7 15, 15 आएगा बेटा, 15 आएगा। देखो अब देखो एक काम करो बेटा, एक 10 छुड़ा लो इससे, तो एक 10 इसको दे दो, 10/2 इंटू 10 की पावर 14 क्या निकल रही फ्रीक्वेंसी? तो बेटा आएगा हर्ट्ज। कितने बार आया? 5। तो आंसर लिखो बेटा 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज होगी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, चाहे कहीं अंदर भेज दो। चलिए वेवलेंथ निकालनी है मीडियम के अंदर, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ का? ये तो 10th क्लास में ही पढ़ के आए हैं। हम लोग जानते हैं कि न्यू वेवलेंथ इक्वल टू ओल्ड वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। न्यू वेवलेंथ इक्वल्स टू ओल्ड वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यार ओल्ड वेवलेंथ कितनी है? दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 इंटू 10 की पावर, एंगस्ट्रॉम में ही रहने दो, क्या करना है? 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना दे रखा? 1.5। तो पॉइंट का डेसिमल ऊपर जान दो, चला गया। आंसर कितने बार गया? 4 बार। तो आंसर आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम। नोट कर लो बेटा, नई वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। बिल्कुल सही। सो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव does not change on the passing the medium one to the other. So frequency will remain same and frequency is 5 into 10 की power 14 hertz. But two things there may be change. One is the wave speed, wave velocity. वेव वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे वेव वेलोसिटी भी बोला गया है, ग्लास में आने के बाद यदि वेलोसिटी की मैं बात करूँ तो ग्लास में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इक्वल टू c/n। पूछा नहीं गया बट फिर भी बता रहा हूँ। सो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। तो 1.5 से गया 2 बार, जस्ट
मतलब कितनी हो गई, वह 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड कम हो गई, देख लो 3 × 10⁸ से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस, तो ये है। So guys, this is enough for the day. We have completed here almost electromagnetic waves की origin start हमने पूरी खत्म कर दी है। कल से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ तक हमारे कंसेप्ट काम में आए हैं, उसमें थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी रहा है। अब कल से जो स्टार्ट होगा वो पूरी थ्योरी है कि इसका यूज़ कैसे होता है, बनती कैसे, कहाँ पे है ना। तो कल से इसकी पूरी थ्योरी की चर्चा चलेगी, जिसको आपको कहीं ना कहीं पे मेमोराइज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।